चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने सदिया वो जी। चौपाल सगळ्या दर्शकांना राम राम सा दर्शकों, आपनो देश विभिन्नता में एकता लियो देश है। आपना देश में सभी लोगों ने बिना कोई भेदभाव के समान रूप से जीवन यापन करवा को अधिकार है। यहाँ अधिकारों को कोई हनन कौन कर सके और यहाँ अधिकारों ने सुरक्षित रखवा के तय कई प्रकार का जो है वह कानून और कई चीज़ें उपलब्ध हैं। और इनमें से एक जो है वो है मानवाधिकार। ये मानवाधिकार जो है वो काई हुए है, इनमें काई अधिकार प्राप्त है, यह की आज आप जानकारी लेने वाला। आज आपने जानकारी देवाने स्टूडियो में उपस्थित है राहुल प्रकाश जी। आप अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। आपको बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों ने ये जानकारी दें कि ये मानव अधिकार काई है, इको मतलब इका बनावा को काई उद्देश्य है, इके पाछे काई उद्देश्य और लक्ष्य है, इसकी जानकारी दीजिए। मानवाधिकार जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही, अगर आप वेद उपनिषद भी पढ़ेंगे तब से ही चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको हम लोगों ने परिभाषित आधुनिक युग में करना शुरू किया, लेकिन हमेशा से ही हमारी संस्कृति में और हमारे ग्रंथों में इसकी उपस्थिति है। और मानवाधिकार अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का प्रत्येक पहलू शामिल है। मूल रूप से अगर आप मानवाधिकार कहें तो उसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर, उसको जो जीविकोपार्जन के साधन होते हैं उन सभी में समान अवसर मिले। कोई उसमें धर्म का भेदभाव नहीं हो, कोई क्षेत्र का भेदभाव नहीं हो, भाषा का भेदभाव नहीं हो, जाति का भेदभाव नहीं हो। जब सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलता है तो हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जो अधिकार हैं उसको मिल रहे हैं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है जो कि सबको जानना चाहिए कि जो भी आपको अधिकार मिल रहे हैं उसमें मूलभूत मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जाए। मानवाधिकार इस बात को इंश्योर करता है। आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, आप मान लीजिए आप किसी को पानी दे रहे हैं पीने के लिए, और आप उसके मेज पे वो पानी पटक के दे दो और उसी को आप उसको बड़े सम्मान के साथ पकड़ा दो, तो इन दो चीज़ों में फ़र्क है। मानवाधिकार यही कहता है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं तो उसमें उसकी गरिमा का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब के साथ एक गरिमा के साथ जब हम उपलब्ध कराते, जब सरकार उपलब्ध कराती, तो उसको हम कहते हैं कि मानवाधिकार को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। ग्रामीण भाइयों के लिए, बहनों के लिए अगर हम कहें कि जो एक मोटा मोटी अपन कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने का सभी को अधिकार है। ये अधिकार समान रूप से उपलब्ध हो और गरिमा के साथ उपलब्ध हो। इसको आप समझ सकते हैं कि ये साधारण रूप से यही मानवाधिकार है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मतलब हर मनुष्य ने सम्मान पूर्वक जीवा को एक अधिकार है और मानव अधिकार इको ही आगे इन्हें मतलब हर अधिकार तो है लेकिन गरिमा से जीवा को जो अधिकार है वही ये आपने दिवावे है। अब एक आप बताओ साहब जी कि ये मानव अधिकार है, इनमें किस प्रकार का अधिकार आपने प्राप्त हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें। इसमें अगर आप देखें तो जितने भी हमारे वर्ग हैं, अगर जो हमारा एक समुदाय है, मानव समुदाय है, उसको अगर आप भिन्न वर्गों में बांटे तो उम्र के आधार पर आप कहते हो कि कुछ तो हमारे बच्चे हैं, है ना, कुछ बुजुर्ग हैं और इसके अलावा महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक एक आप श्रेणी बनाते हो, एक आप बनाते हो कि हमारा जो दलित समुदाय है। तो ऐसे समुदाय हम चिन्हित करते हैं जिनको शायद कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो मानवाधिकार का जो प्रश्न उठता है वो सक्षम के लिए नहीं उठता, जो व्यक्ति सक्षम है हर तरीके से उसके लिए नहीं उठता है, उसके लिए उठता है जिसको हम मानते हैं कि उसको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मानवाधिकारों की जब हम बात करते हैं तो हम मुख्य तौर पे बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, इनकी बात करते हैं। और इन सभी के लिए कानून में पृथक से व्यवस्था की गई है और ये ध्यान रखा गया कि यदि कोई एजेंसी, कोई संस्था, शक्तिशाली संस्था इनके अधिकारों का हनन करे या जो अधिकार इनको मिलने चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराए तो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जाए। और ये हमारे कानून में व्यापक तौर पे हर जगह दिया गया है। हाँ जी, प्रकाश साहब बता रहे हैं कि बच्चा कहता है विशेष रूप से, तो अगर दर्शकों ने यह जानकारी दो कि जब बच्चा है तो वह किस प्रकार का अधिकार उन्हें मिले है और आप उन्हें किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करो। जैसे आप बच्चों का अधिकार लीजिए, सबसे पहले तो बच्चों का जो अधिकार है उसको आप देखिए कि मूलभूत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है
कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। उसको सरकार फ्री शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध करा रही है, उसको सरकार मिड डे मील दे करके उपलब्ध करा रही है, और साथ में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो परिवारजन, माता पिता जो हैं, उन पे भी एक कर्तव्य दिया गया कि आपके ये मूलभूत कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसके अलावा कई बार बच्चों का सामना हो जाता है ऐसी परिस्थितियों से जबकि वो भयग्रस्त हो जाते हैं। मान लीजिए वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो ऐसी जगहों पे उनको काम में लगा दिया गया जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो उसको लेकर के भी हमारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बना है उसमें ये पृथक से उपबंध किए गए हैं कि कुछ बच्चों को कानून के संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे कि अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जिनको कि माता पिता तो हैं लेकिन वो उनको काम पे लगा देते हैं, उनको विशेष उपबंध करके हमारे कानून के अंतर्गत ये सुविधा दी गई है कि सरकार इनका ध्यान रखेगी, सरकार इनकी शिक्षा, सरकार इनके भोजन की व्यवस्था कराएगी। एक दूसरा वर्ग बनाया गया है बच्चों के लिए जो कि कानून के साथ जिनका कन्फ्लिक्ट होता है, आप कह लें कि जो बेसिकली कुछ प्रकार के अपराध में लिप्त हो जाते हैं किसी कारण से, चूंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाते, उनके लिए भी विशेष उपबंध किया गया है कानून के अंतर्गत कि यदि कोई बच्चा किसी प्रकार का अपराध कर देता है तो पुलिस कभी भी उसको बावर्दी गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस उसको हवालात में नहीं रखेगी, जुडिशियल कस्टडी में उसको नहीं भेजते हैं, उसको एक अलग बाल गृह बना के, बाल सुधार गृह बना के रखा गया, जहाँ के उसको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहाँ उसका मानसिक और शारीरिक विकास भली भांति हो सके और वो पुनः सही रास्ते पे आ सके। तो इस प्रकार से आप देखें कि बच्चों के एक संपूर्ण विकास के लिए, शुरू में हमने कहा कि मानवाधिकार में संपूर्ण मानव जीवन शामिल है, मानव का शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियां सभी कुछ शामिल है, उसके लिए उसको सक्षम और योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक मतलब ये है जी, आप बता रहे हो कि एक बच्चा ने मतलब एक तो बाल मजदूरी से रोके जावे, दूसरों को अगर वो उससे कोई गलती से कोई अपराध भी होगा तो उन्हें वापस समाज से जोड़वो और उन्हें अच्छे जीवन को आप मतलब आगे बढ़ा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई, और दर्शकों बिल्कुल ये बात को ध्यान रखना कि शिक्षा को जो अधिकार है वो हर बच्चा को अधिकार है और वह अधिकार वो प्राप्त कर सके, और वो कहता है तो आप लोग है ही इतना अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, एक जो महिला है तो महिला की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में आप देखा ही यहाँ रोज कि महिला मतलब कई प्रकार से वहाँ के साथ दुर्व्यवहार तो हो ही रही है। तो क्या ही तरीकों है कि वह एक तो बिना झिझक के आपके कहने आवे और आपका अधिकार ने प्राप्त करे, वह आप हमारे जानकारी दें। महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है हमारे कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, और जो अभी नए संशोधन हुए संविधान के अंदर उसमें महिला के अधिकारों को और सुनिश्चित किया गया है। एक तरफ तो आप देखें कि महिलाओं के आर्थिक जो आप कह लें शक्ति के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में उनको आरक्षण दिया गया है, और वो आरक्षण भी वर्गवार है कि SC ST की महिलाएं हैं तो उसमें 33% महिलाएं जो होंगी उनको उस श्रेणी में मिलेगा, जो OBC है तो उनमें 33% महिलाओं को मिलेगा, जनरल में 33% महिलाओं को मिलेगा, अनरिजर्व में। तो एक तो उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारे कानून में, संविधान में प्रावधान किए गए हैं, और उसके आधार पे वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं। उसके अलावा जो महिलाएं किसी प्रकार के संकट में होती हैं, किसी प्रकार की समस्या में होती है, उनकी मदद के लिए बहुत सारे NGOs बनाए गए हैं, उनको कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनके लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है जहाँ के वो अपनी बात को तुरंत बता सकते हैं और तुरंत उनके लिए मदद आ सकेगी। जयपुर पुलिस की अगर हम केवल बात करें तो हमारे यहाँ एक निर्भया स्क्वाड बनाया गया जिसमें कि 200 महिला कांस्टेबल हैं, और वो पूरे समय पूरे क्षेत्र में गश्त करती रहती है, और विशेष तौर पे हमने उनको ड्यूटी दे रखी है कि जो बालिकाओं के स्कूल हैं, जो महाविद्यालय हैं बालिकाओं के, जहाँ पे शाम को महिलाएं जाती हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उन पे लगातार गश्त करती रहे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके बाद एक दूसरी श्रेणी आती है कि जब कानून को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है महिलाओं से, तो उसमें उनके क्या अधिकार है। तो उसमें भी किसी भी महिला की गिरफ्तारी, अगर मान लीजिए कि लॉ के अंदर गिरफ्तारी ज़रूरी है, कोई अपराध उसने कर रखा है, प्रमाणित है, उस स्थिति में भी किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्य अस्त होने और सूर्योदय होने के बीच में नहीं की जा सकती। तो एक बहुत बड़ा उसकी गरिमा, उसके महिला होने के अधिकार की रक्षा के लिए दिया गया है, और अगर कुछ भी करना आवश्यक हो तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर के ही उस तरह की गिरफ्तारी हो सकती है। महिला अधिकारी के बिना उसका बयान नहीं हो सकता थाने के अंदर,
और जो उसका महिला हवालात है वो पुरुषों से अलग होगा। तो हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि कानून के अंदर, संविधान के अंदर, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र और पुलिस का तंत्र है उसके अंदर हम महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करें। बिल्कुल, जैसे आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि महिला ने आप एक तरह से गरिमापूर्ण जीवन जीवा को अधिकार दियो है, और कोई भी अगर गलती अगर उसे हो रही है तो उसके बाद भी उन्हें एक सम्मान के साथ जी। जो है उसे पूछताछ अगर जो भी होनी है वही तरीका से होली। और एक जो है बुजुर्ग है, जी। बुजुर्ग वर्ग भी अब धीरे धीरे कई बार आप देखा कि वह असुरक्षित है, तो उनके तय भी कोई व्यवस्था है कि मायने? बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसके लिए आप देखिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। उसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के तौर पे उनको एक समुचित राशि प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। इसके अलावा जो उनके पुत्र हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि पुत्र या पुत्री जो भी हों कि उनका ध्यान रखना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई वृद्ध माता पिता का ध्यान उनके बच्चे नहीं रख रहे हैं तो वो एसडीएम के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए। हमारे खास के ग्रामीण जो गाँव में रहते हैं हमारे भाई बहन, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बुजुर्ग हैं और उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो एसडीएम के पास जाके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, और एसडीएम आदेश पारित कर सकता है कि प्रत्येक माह आप गुजारा के तौर पे अपने माता पिता को इतने पैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से बुजुर्गों को थाने पे नहीं बुलाया जा सकता। 65 वर्ष से अधिक उम्र के अगर लोग हैं और उनको कानून की आवश्यकता है, कोई पूछताछ करनी है, कोई बयान लेने हैं, तो पुलिस उनसे पूछेगी कि हम कहाँ पे आएँ। और अगर वो कहते हैं हमारे घर पे आइए या पंचायत भवन में आइए या कहीं पे आइए, तो वहाँ पे पुलिस आके उनके बयान लेगी। पुलिस उनको ज़बरदस्ती थाने पे या कहीं किसी दूसरे कार्यालय में नहीं बुला सकती। तो बिल्कुल मतलब अधिकार बहुत है और यह अधिकारों को उपयोग करना है, और जानकारी तो मैं दे ही रहा। जहाँ कि आपने राहुल प्रकाश जी इतनी अच्छी जानकारी दी है कि भाई अगर कोई बुजुर्ग है, उन्हें कोई तरह की तकलीफ है तो एसडीएम के नज़ार आपकी शिकायत कर सके और आपको इज्जत से, जिसके ना सम्मान से आपको जीवन यापन कर सके। एक जी आप देखा कि आप कानून व्यवस्था की प्रकार से बनार जनता ने सुरक्षित रखो। कई बार पुलिस के ऊपर इस तरह की बात आती है कि पुलिस मानवाधिकारों का हनन करती है। मैं इसके लगभग विपरीत अपनी बात रखता हूँ, कई जगहों पर रखता हूँ, और यही कहता हूँ कि पुलिस तो सबसे बड़ी संस्था है जो कि मानवाधिकारों की सुरक्षा करती है। पुलिस के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है और पुलिस कर भी रही है, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या कोई भी व्यक्ति हो, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, उनकी सुरक्षा के लिए जब भी कोई संकट होता है तो पुलिस सबसे आगे खड़ी होती है। और अगर रात में या कभी संकट के समय कोई भी व्यक्ति, इवन मैं अगर अकेला जा रहा हूँ रात में 2 बजे, या कोई महिला जा रही है, अगर उसको एक पुलिसकर्मी दूर खड़ा दिख जाता है तो सुरक्षा का भाव महसूस करती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पुलिस जो है वो सबसे बड़ी संस्था है मानवाधिकारों के संरक्षण की। करने के लिए जो आप करें कि हम लोग कानून व्यवस्था के दौरान आखिर किस तरीके से मानवाधिकार को सुनिश्चित करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कई परिस्थितियाँ होती हैं जबकि आंदोलन होते हैं, कई तरह के प्रदर्शन होते हैं, कई बार हिंसक हो जाते हैं, लोगों के जानमाल को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है, दुकान जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। उसमें भी पुलिस इतनी सतर्क होती है कि एक उसका प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है कि जब वो कानून व्यवस्था में बल यूज करेगी, फोर्स यूज करेगी उपद्रवियों को रोकने के लिए, तो पहले चेतावनी देगी, चेतावनी देने के बाद आंसू गैस छोड़ेगी, फिर लाठीचार्ज होगा, और फिर भी स्थिति नियंत्रण नहीं आई तो फायरिंग कर सकती है। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखा गया है कि एक तरफ तो हम निर्दोष लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि हमने सबसे पहले ही गोली चला दी। तो इस प्रकार से कानून व्यवस्था के अंतर्गत भी पुलिस पूरी सजगता के साथ एक तरफ तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा करती है, दूसरी तरफ उपद्रवियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हुए उस उपद्रव को रोकने का प्रयास करती है। तो देखो जी प्रकार से मतलब आपने पुलिस के ने जावा की मतलब झिझक नहीं रखनी है, मतलब पुलिस के कहने आप जा सका हाँ, और अपनी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आप ये पूर्णतः निभावे, और बहुत अगर इतनी अच्छी जगह आपने अगर सुरक्षा मिल रही है तो कहते हैं आपने बेहिचक जाना चाहे और सुरक्षा प्राप्त करनी चाहे। अच्छा, एक जो आपके मतलब कानूनी संरक्षक में जो लोग रहे हैं तो वहाँ की कहीं मतलब वहाँ का भी तो अधिकार होता होला, तो वहाँ का अधिकार की प्रकार से आप सुरक्षित रखो सब। जो लोग हमारे कानूनी संरक्षण में, आप कह लें पुलिस कस्टडी में जो होते हैं, जो हमारे थानों पे होते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपराध में या निरोधात्मक कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद हमारे थाने पे लाए जाते हैं, उनकी भी जो मैंने शब्द आपको शुरू कहा था गरिमा, वो हमेशा ध्यान में रखना होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि उसको अपमानित नहीं महसूस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके सारे कपड़े खोल दिए और उसको कहीं बिठा दिया या उसको इस प्रकार से खाना दिया कि वो एक मूलभूत मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं।
उसके साथ ही साथ जब से गिरफ्तारी शुरू होती है तब से सुनिश्चित किया गया कि उसके मानवाधिकार सुरक्षित रहे। गिरफ्तारी करते समय उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी करते समय उसके किसी परिजन के सामने उसको उसके हस्ताक्षर लेने के हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर परिजन नहीं है तो उस क्षेत्र के किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसको तुरंत कानूनी अधिकार बताए जाते हैं कि आपके क्या क्या लीगल राइट्स हैं। अधिवक्ता जो उसका होगा उससे उसको मिलने का पूरा अधिकार दिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद भी उसके मानवाधिकारों के प्रति उसको पुलिस सचेत करती है कि भाई ये आपके राइट्स हैं और इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये आपके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक राइट्स हैं। उसके बाद जब आप उसको ला करके हवालात में बंद करते हो तो हवालात के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट है कि लाते ही पहले आपको उसको मेडिकल जांच करानी है। ऐसा नहीं हो कि बाद में कोई ऐसी शिकायत है कि भाई इसके साथ कोई मारपीट हुई है या कोई इसको चोट लगी है, तो इसलिए पहले ही उसकी मेडिकल जांच करानी है। हर 24 घंटे में मेडिकल जांच करानी है। उसको कोर्ट में पेश करना है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने वो अपनी बात रख सकता है। उसको साफ सफाई के साथ कमरा देना है, भोजन उसको मतलब एक अच्छी गुणवत्ता का भोजन देना है, पौष्टिक भोजन देना है, कितने टाइम देना है, वो सारा कुछ सुनिश्चित किया हुआ है। तो जो हमारे संरक्षण जो व्यक्ति होता है उसको भी पूरी तरीके से उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा, बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जबकि किसी थाने में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर किया जा रहा है। तो ये इसी चीज़ के लिए है कि वो व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार समझे कि ये जो हमारी कस्टडी में है इसके अधिकारों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा जी प्रकाश साहब, 10 दिसंबर जो है वो मानवाधिकार दिवस के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं और इतनी अच्छी जानकारी आप दी है। एक 9 दिसंबर है, उनके मायने भी ये है कि भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाए। आज आप समाज में देखा सुना और पढ़ा कि इतना ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो इके ताई मतलब ये मतलब की तरह से रोकथाम की जाए या की तरह से आप माके दर्शकों ने जागरूक करोला कि वे लोग मतलब कुव्यवस्था ने खत्म कर सके। जी मैं मानता हूं कि जो राजस्थान राज्य की अगर आप बात करें किसी दूसरे राज्य से आप तुलना करेंगे तो बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रही है। आज लोग खुल करके जा रहे हैं कंप्लेंट करने और उनको ये विश्वास है कि जब हम कंप्लेंट करेंगे एसीबी में पुलिस के पास तो हमारे कंप्लेंट पे कार्रवाई होगी। तो इन चीज़ों से भरोसा बढ़ता जाता है। तो मूल बात तो यही है कि जो एक सिस्टम बना हुआ है, टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं, उससे राजस्व जमा होता है और उस राजस्व का उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो एक मंतव्य है ये फेल हो जाता है अगर पैसा उसके तक पहुंचे नहीं जिसको पहुंचाना है, और नहीं पहुंचाने के लिए कारण ये भ्रष्टाचार बीच में आ जाता है। इसको खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप जो कह रही हैं जागरूक करने वाली बात, मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कहीं पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल के द्वारा किसी व्यक्ति से 200 रुपये लेने की शिकायत है। शिकायत सही थी गलत थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक शिकायत है जिसमें व्यक्ति ने शिकायत की सोशल मीडिया पे कि मुझसे एक व्यक्ति ने मेरे 800 रुपये का चालान बनता था, 200 रुपये लेकर के मुझे छोड़ दिया और ये भ्रष्टाचार ट्रैफिक पुलिस ने किया है। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया तो मैंने उसमें चर्चा में एक यही बात आई कि भाई अगर 200 रुपये का भ्रष्टाचार ट्रैफिक पुलिस ने किया और वो गलत किया, वो बिल्कुल गलत है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो 800 का चालान था उसमें 600 का भ्रष्टाचार किसने किया? भाई 800 रुपये आपके जो आपने गैरकानूनी गतिविधि की उसके लिए आपको सरकार को देने थे और सरकार के 200 रुपये ट्रैफिक पुलिस ने खा लिए, तो बाकी 600 रुपये किसने खाए? तो वो आपने खुद भी भ्रष्टाचार किया। तो एक जो भ्रष्टाचार का ऐसा नहीं कि केवल सरकारी कर्मचारियों में ही है, आम जनता भी कई बार ये ऐसा सोचती है कि हम लोग पैसे ले दे करके काम करा लें। ये प्रवृत्ति भी छोड़नी पड़ेगी। दोनों चीज़ एक साथ करना पड़ेगा कि एक तरफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उन सरकारी कर्मचारियों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और दूसरी तरफ जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो लोग पैसे देके काम करवाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो दर्शकों सबसे ज़रूरी यह बात है कि हम जो आपा ने भी ये बात की मतलब ये करना विश्वास रखना है कि भाई आपनो काम हो जाए और भ्रष्टाचार ने आपा बढ़ावो न देवा, क्योंकि अगर आपा बढ़ावो देवा जदि तो यो आगे फैले लो तो ये अपनी भी जिम्मेदारी बने कि भाई आपा इस तरह की कार्यवाही न करा। अच्छा, अब जहाँ अपना मुख्य विषय है कि मानवाधिकार, तो मानवाधिकार में मैं आपा कई बार में मतलब आम जनता सुने हैं कि पुलिस की जो मुठभेड़ हुए उसके मायने कई बार जो है वो फर्जी हुए या कई तरह से उनमें कोई गलत हो रहे है, तो कई मानवाधिकार ई के ताई भी कुछ करे है या कोई व्यवस्था है कि मैंने भी कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जिसमें पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है बदमाशों की और बदमाश मारे गए हैं मुठभेड़ में,
उसमें सही तरीके से, कानूनी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, ऐसी शिकायतें आती हैं। उसके लिए बड़ी पुख्ता व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति के साथ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो मूल अधिकार है, उसमें प्राण की रक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति का जीवन का हरण बिना विधिक अधिकार के कोई नहीं कर सकता। जब तक मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी अदालत ने फांसी की सजा दी है, तो एक विधिक प्रक्रिया के बाद उसके जीवन का हरण होता है, लेकिन बिना विधिक प्रक्रिया के कोई नहीं कर सकता। उसी के अंतर्गत ये मुठभेड़ भी आते हैं। अब मुठभेड़ सही है या गलत, इसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत पुख्ता व्यवस्था की गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दिल्ली में है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो जयपुर में है, जैसे ही कोई पुलिस की मुठभेड़ होती है तो 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट बना करके शुरू में भेजनी पड़ती है कि ये मुठभेड़ के मूल तत्व क्या थे। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जांच होती है। पुलिस की जांच केवल नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जांच होती है। और उसके बाद जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी जांच होती है। और इन चीज़ों के बाद जाकर के ये देखा जाता है कि ये कार्रवाई सही थी कि गलत थी। तो पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कोई भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हरण बिना किसी विधिक प्रक्रिया के कोई नहीं कर सके, चाहे वो पुलिस ही क्यों नहीं हो, चाहे वो प्रशासन ही क्यों नहीं हो। मतलब सबकी जो प्राण की रक्षा तो मतलब है ही है, ये तो उनको नैतिक मतलब जिन्हें क्या कि उनको नेचुरल मतलब राइट है, ये तो एक तरह से है ना। अच्छा, एक जगह आप वहाँ का ग्रामीण दर्शक है, वहाँ तक या आम जो अपना देश की जनता है वहाँ तक ये सब अच्छी जानकारियाँ ई बारे में क्या आप काई करो हो, क्या यहाँ की जागरूकता फैलाओ, ई के बारे में भी जानकारी दे सकते। जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारी व्यवस्था है, हम लोग कि आप किसी भी थाने चौकी पे जब कोई व्यक्ति आता है तो देख सकता है कि मानवाधिकारों के बारे में, गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में एक अलग से पूरा चार्टर बना करके थानों पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं पुलिस से संबंधित। उसके अलावा हमारा एक सिस्टम है बीट कांस्टेबल का, जिसमें कि छोटे बीट्स में हम पूरे थानों को बांटते हैं और हमारे बीट कांस्टेबल रेगुलर वहाँ विजिट करते हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा जब बीट कांस्टेबल जाए तो उनको उनके विधिक अधिकार, उनके मानवाधिकार, उनके जो दूसरे राइट्स हैं उनके बारे में उनको बताए और जागरूक करें। उसके अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की बनती है। दूरदर्शन, आकाशवाणी जिसकी घर घर तक पहुँच है ग्रामीण इलाके में, उनके माध्यम से जब हम लोग कभी जाते हैं, कोई हमारे और अधिकारी जाते हैं, वो इन बातों को उनके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से लोग जागरूक होते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो सरपंच हैं, पार्षद हैं, प्रधान हैं, वो लोग भी लगातार अपने क्षेत्र में अगर इन बातों को बताते रहेंगे तो मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक होते। जी, एनजीओ है तो यहाँ की भी आप कोई सहायता ले ताकि भाई जनता के मायने जागरूकता फैल सके, ये भी एक तरीका है। एनजीओज का जो है वो हम लोग सहायता लेते हैं विशेष तौर पे महिला अधिकारों को लेकर के, और हमारे काउंसलिंग सेंटर्स बने हुए महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के नाम से, वहाँ पे विशेष तौर पे एनजीओज को हम नियुक्त करते हैं, जो कि प्रथम दृष्टया जब कोई महिला आती है, अपनी कोई पीड़ा बताती है, तो उससे जुड़ी हुई एनजीओ जुड़ी हुई महिलाएं उनसे बात करती है, उनकी काउंसलिंग करती है, और फिर जब आवश्यकता होती है कानूनी कार्रवाई की तब हमारे तक आते हैं। बिल्कुल, तो जो भी मतलब आप बिना झिझक कोई महिला ने कोई कष्ट है तो आपके कने आवे और आपकी समस्या ने वह बता सके है। अच्छा जी, एक आप बता रहे हो कि ये जो मतलब आप मतलब एक मैं आम इंसान हूँ, मने कोई परेशानी है तो मैं सबसे पहली काई करूँ, मैं कटे जाऊँ, ई के बारे में अगर मैंने जानकारी हो तो हमारी समस्या को आधो समाधान तो अठे निकल जावे। तो आप मेरे दर्शकों ने बताओ कि सबसे पहले मैं कटे जाऊँ। अगर किसी भी व्यक्ति को मौलिक रूप से कोई समस्या हो रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो सबसे साधारण तरीका है कि आप 100 डायल करें, 100 नंबर। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल जाएगा, आप अपनी परेशानी उसको बता दें। पुलिस से संबंधित होगी तो अपने आप वो आगे थाने चौकी में फॉरवर्ड कर देगा। अगर पुलिस से संबंधित नहीं भी है तो संबंधित एजेंसी को इस बात को बता देगा। तो सबसे सरल है कि आप 100 नंबर पे जाकर के 100 नंबर के ऊपर आप फ़ोन करिए। तो बिल्कुल दर्शकों, जी प्रकार से आप बता रहे हैं कि भाई कोई भी कष्ट हो सबसे पहले 100 नंबर में डायल करो। तो आज आपने इतनी अच्छी जानकारी मिली है, और ये जानकारी हुआ को मतलब यही है कि आप अपना अधिकार ना प्राप्त कर सका, क्योंकि जब अधिकार है तो वहाँ की सुविधा और उन्हें प्राप्त करना भी तो आवश्यक है। और आप जिस तरह से जानकारी दिए तो आप इतनी अच्छी जानकारी मिली होगी। अच्छा, एक आप संदेश वहाँ के दर्शकों ने कहीं देवो चाहो वो बताइए। एक पंक्ति में संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा दूसरों में कमी निकालते रहते हैं। सबसे बेहतर तरीका है, चाहे वो मानवाधिकारों का संरक्षण हो, चाहे किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़ी हुई बात हो, हम अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करें कि मैं खुद को ठीक रखूँगा। इतना ही काफ़ी है इस पूरे भारतवर्ष को और संसार को एक आदर्श स्थान बनाने के लिए। बिल्कुल जी, प्रकार से आज आप माँ के स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी जानकारी माँ के दर्शकों ने दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।